छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं। हमें सवाल मिला है प्रीतम सिंह जी का। बोल रहे हैं सर क्वेश्चन क्यों नहीं लेते, क्वेश्चन लेते नहीं सर। विद्या वायर 52 रुपये का लिया हुआ है और अल्ट्राटेक 11,300 का होल्ड है। प्रशांत भाई आप लार्ज कैप थोड़ा अच्छे से देखते हो, अल्ट्राटेक बताओ सर। 11,300 का लिया हुआ है इन्होंने, क्या करें, होल्ड करें या सेल? होल्ड ही करना चाहिए सर मेरे हिसाब से। तो जिस तरीके से सीमेंट सेक्टर में मैं थोड़ा कंसोलिडेशन देख रहा हूँ और रिसेंटली अच्छा खासा मोमेंटम भी आ चुका है। डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है आई थिंक विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स, एंड अगेन आई थिंक डन वेरी वेल। आप अगर क्यू कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट का एबिटा मार्जिन, और पैट में भी अच्छा खासा ऑलमोस्ट 500 करोड़ का पैट भी ग्रोथ आया हुआ है। तो आई थिंक वन शुड कंटिन्यू टू होल्ड। शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, आई थिंक 12,000 तक भी स्टॉक नीचे आ सकता है, बट अगेन 500-600 रुपए के लिए इसको एग्जिट नहीं करना चाहिए। आई थिंक वी शुड ट्राई टू ट्रेड एटलीस्ट 13,500 14,000 का अगर एक लेवल आता है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, वहां पे अगर प्रॉफिट बुक करना है तो करो, अदरवाइज 15,000 के लिए होल्ड करो। ठीक है अंशुल भाई, विद्या वायर ये 52 का लिया हुआ है, 46 चल रहा है, इस काउंटर पर आपकी राय? तो विद्या वायर आपको याद होगा आईपीओ के टाइम पे ही अपन थोड़े स्केप्टिकल थे कि लिस्टिंग पे बस लेके निकल जाना है और जब तक आईपीओ बेस नहीं बनता है तब तक अवॉइड करना है। तो फंडामेंटल तो बहुत आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन एक चीज इस काउंटर ने अच्छी की है, अगर आप एसएमटी पे देखें तो कहीं भी रेजिस्टेंस छोड़ते हुए नहीं आया है। तो अगर एक ही आखिरी रेजिस्टेंस है 48 का, 48 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेगा तो ये आईपीओ बेस बनाना स्टार्ट करेगा। ये नहीं कि वर्टिकली ऊपर चला जाएगा, जाने को जा भी सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, बट 48 निकलने के बाद एटलीस्ट प्राइमा फेसी आईपीओ बेस बनने की शुरुआत हो जाएगी। तो 48-48-50 के नीचे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लेवल निकलता है और जिस हिसाब से चल रहा है एक्सपेक्टेशन है कि प्रोबेबली अगर बजट में कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ मार्केट में तो फिर ये आईपीओ बेस बनाने की शुरुआत करेगा 48-50 निकलने के बाद। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं टेक्नोन टेक के नाम से, उनका आईडी बना हुआ है ओएनजीसी पर। प्रशांत भाई 174 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं, इस पर क्या करें? प्रॉफिट तो इनको बन रहा है अच्छा खासा, बुक कर लें या अभी बची है कुछ स्ट्रीम? आई थिंक जिस तरीके से मैं क्रूड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोइंग फॉरवर्ड एटलीस्ट 75-80 तक जाना चाहिए। जिस तरीके से टेंशन राइज हो रहे हैं, जिस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वेस्टर्न साइड में, तो आई थिंक वो अगर ट्रेंड बरकरार रहा तो यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम, इट में भी ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, आज की तारीख में भी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करके थोड़ा सा नीचे आ चुका है। तो 300 का टारगेट है मेरा, कंसिडरिंग द क्रूड मोमेंटम फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो होल्ड कीजिए जी। सुमित खन्ना साहब बोल रहे हैं डिफेंस स्टॉक पर। डिफेंस स्टॉक पर आज हम स्टॉक एक्सरे करेंगे, आराम से डिफेंस स्टॉक्स को बात करेंगे अंशुल जी के साथ कि बजट से पहले करना क्या है। एक सवाल हमें मिला है अंशुल भाई मनीष शाह जी का। ये बोल रहे हैं, अरे इन्होंने तो बड़ी सारी लंबी लिस्ट दे दी है शाह साहब, इतना थोड़ा तो ट्रिम कर लेते। नालको, एल&टी फाइनेंस, टिमकेन और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इनमें क्या एवरेज, अरे सर आपने कुछ सवाल तो पूछा नहीं है, एग्जिट करें इनमें? 3-4 सवाल में 3-4 इन शेयरों में, एल&टी फाइनेंस, नालको, कल्याणी इन्वेस्टमेंट में। एल&टी फाइनेंस में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। 287 का आखिरी स्टॉप लॉस है। इसके नीचे स्टॉक में लंबा करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग और शायद 50 डे मूविंग एवरेज 240 टेस्ट करने आएगा। या तो 287 के नीचे क्लोजिंग का वेट कर लीजिए, एग्जिट कर लीजिए। मैं तो एग्जिट कर लेता क्योंकि इसमें 140 से हम 330 तक प्ले कर चुके हैं। जब ऑटो में बढ़िया मौका दिख रहा है तो मैं तो जब ऑटो में शिफ्ट कर लिया होता। अंशुल भाई एक मिनट, इनका सवाल थोड़ा सा इतना लंबा लिखा है इन्होंने सवाल। क्वेश्चन इज फॉर अंशुल सर, आई एग्जिट फ्रॉम IKS, नालको, एल&टी फाइनेंस, टिमकेन, कल्याणी इन्वेस्टमेंट, इकरा, प्लीज सजेस्ट वेदर आई शुड एवरेज अदानी एनर्जी, PPL फार्मा, नायका, M&M फाइनेंस, यूनियन बैंक, ISDFC बैंक। अब शाह साहब हाँ सर, पूरा 1 सेकंड में मैं सवाल समझ गया। बिल्कुल आपका एक लाइन का जवाब है हाँ, सभी में करना चाहिए। कंडीशनल, अगर आपके पास साल, 1.5 साल, 2 साल का समय, अगर आप ट्रेडर हैं तो एक लाइन में ना सवाल पूछा जा सकता है ना एक लाइन में जवाब दिया जा सकता है। सारे स्टॉक मेरे रेकमेंड किए हुए हैं, सब पे मेरा व्यू एज इट इज इंटैक्ट है। बिल्कुल अगर आपके प्राइस से नीचे है आंख बंद करके एवरेज कर लीजिए, मगर साल, 1.5 साल, 2 साल का समय रखिए। शाह साहब लेकिन मेरी एक गुजारिश है सर, थोड़ा छोटा सवाल कर लीजिए क्योंकि और भी लोग हैं। अगली बार से स्पेसिफिक सवाल पूछे। देखिए सवाल सही आदमी से सही तरीके से और
मतलब अगर आप सही सवाल पूछेंगे सही जवाब मिल जाएगा। तो प्रशांत भाई बैठे हैं, लॉन्ग टर्म के आपको पूछना है प्रशांत भाई से पूछ लो, हफ्ता 10 दिन की ट्रेडिंग करना है मुझसे पूछ लो, बीच का अगर आपको कहीं पूछना है तो आप ही ज्यादा अच्छा बता देते हो। तो पहले एक तो आदमी सही सेलेक्ट कीजिए, तो सही सवाल पूछिए, छोटा पूछिए ताकि जवाब आदमी सही दे पाए। चलो, पर जो भी सवाल है, अब इन्होंने अदानी एनर्जी, पीपीएल फार्मा, नायका, एम&एम फाइनेंस, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये बोल रहे हैं कि इन सबको ले लूं। कोई अंशुल भाई किसी में ना करना हो तो वो बता दो। हाँ तो आपने सब में ना कर दिया। ना अदानी एनर्जी में करना है सर, क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, और परसों नरसों जब गिरा था तब मैंने क्लियरली बताया भी था कि 823 के ऊपर जैसे निकलेगा मैं या तो कॉल बेचूंगा या पुट बेचूंगा या कॉल खरीदूंगा या डिलीवरी खरीदूंगा। तो मैं खुद ही रोज उसमें एडजस्टमेंट कर रहा हूं। तो अदानी एनर्जी पे मेरी कोई सलाह नहीं है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो, क्योंकि मैं खुद ही उसमें लॉन्ग साइड रोज ट्रेड करता हूँ। सेबी का नियम आपको पता ही है, 30 दिन पहले 5 दिन बाद तक का। बाकी जितने स्टॉक है आंख बंद करके कर लीजिए, 1-1.5 साल छोड़ दीजिए, मोटा पैसा कमा लेंगे। ठीक है, सूरज जी का सवाल है आईडीबीआई बैंक पर, व्यू दे दीजिए। प्रशांत सर, आईडीबीआई बैंक ये आपको कैसा लग रहा है? इसमें बिकने की भी खबरें हैं ना? सर वो तो खबरें शायद 2-3 साल से चली रही हैं, और ये बार शायद गवर्नमेंट ने मार्च का एक डेडलाइन रखा हुआ है, और आई थिंक कोटक बैंक इंडिया से और अबू धाबी का एक बैंक दोनों कंटेंडर है ये कंपनी को लेने के लिए। बट ये इस बार मुझे लग रहा है बैंक गवर्नमेंट थोड़ा सा सीरियस है इस बैंक को एंड ऑफ द डे डिस्ट्रीब्यूशन करके कहीं ना कहीं उसको अच्छे हाथों में देने के लिए। वो रीजन से ऑलरेडी एक स्टॉक ऑलरेडी एक बार मोमेंटम होकर फिर से गिर भी चुका है, बिकॉज हिस्टोरिकली गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू डू ऑल दिस डिसइन्वेस्टमेंट्स। वैल्यूएशन के टर्म्स में मुझे लगता है कंफर्ट लेवल हूँ 1.5 टाइम्स के बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है। आई थिंक इफ इट गोज इन द हैंड्स ऑफ कोटक, आई थिंक जिस तरीके से मैंने कोटक बैंक के ऊपर मैंने जो व्यू दिया था वो भी एक व्यू यहाँ पे बनता है। आई एम वेरी मच पॉजिटिव ऑन आईडीबी बैंक। असेट्स अच्छे हैं, नेट ग्रॉस मार्जिन बहुत, ग्रॉस एनपीएस जो है बहुत कंफर्टेबल पे है, विच इज इन लाइन विद व्हाट कोटक इज डूइंग। तो फॉर मी अगर कोटक इज ए कंटेंडर, आईडीबीआई कैन डू वेरी वेल फ्रॉम द करंट लेवल्स, बट अपसाइड इज वेरी लिमिटेड। मतलब 10-12 रुपए का मोमेंटम रहेगा, जो होना था एक बार हो चुका है। ठीक है सब। एक सवाल मिला है अंशुल भाई, क्रिएटर गोल्डन टिप्स के नाम से आईडी बना हुआ है। ये पूछ रहे हैं सर, सेल और टाटा स्टील गिर रहा है, प्रॉफिट बुक कर लें क्या? सेल 132 का लिया, टाटा स्टील 188 का। सर अगर आपके पास मेटल स्टॉक्स रखे हुए हैं तो इस समय सभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के आसपास खड़े हैं, बेटर है आप प्रॉफिट बुक करके उसको खाली कर लीजिए। इस समय अब मेटल वहां पे खड़े, मैं एग्जैक्टली वही नहीं कह रहा हूं कि बाइंग क्लाइमेक्स हो गया, बट मेटल वहां पे खड़े हैं जहां रेलवे डिफेंस इंटरिम बजट पे खड़े हैं। अच्छी खासी एक 20% की 22% की करेक्शन आ सकती है, उसके बाद 6-8 महीना 1 साल बेस बनेगा, उसके बाद चलेंगे। क्योंकि अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक समझना है, हर एक अलग अलग है, हर एक का बिहेवियर अलग अलग है, बेटर है कि आप सीएनएक्स मेटल समझ लीजिए। सीएनएक्स मेटल में 10,600 पे एक ब्रेकआउट आया था वीकली चार्ट पे कप एंड हैंडल का, जो कि वीकली पे डे वीक काउंट है 69-70 वीक्स का एक कप हैंडल का या वीसीपी का ब्रेकआउट कह सकते हैं 10,600 के आसपास। उसको रीटेस्ट 9,900 के आसपास, उसको 10,600 तक जाके रीटेस्ट किया था आपका नवंबर 2025 में। तो वो रीटेस्ट के बाद जो फास्ट मूव आती है, हीरो मोटो का चार्ट याद कीजिए, पहला मूव कितना फास्ट आया था, तो ये फास्ट मूव कंप्लीट हुई है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बेस बनेगा, और जो पूरे कपनाइडल पैटर्न का टारगेट है वो सीएनएक्स मेटल पे 17,000 है, अभी तो केवल 12,500 का हाई बना है। तो नीचे आएगा, करेक्शन आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि वीकली मूविंग एवरेज से बहुत एक्सटेंडेड है, 10 मूविंग एवरेज से भी बहुत एक्सटेंडेड है, तो कम से कम 10 मूविंग एवरेज तक पुल बैक आएगा, बेस बनेगा, और उसके बाद फिर 17,000 की रैली चालू होगी। तो मेटल में अभी प्रॉफिट बुक कीजिए, 4-6 महीने बाद नई रैली जब चालू होगी, ये पूरी फ्रस्ट्रेशन आप बचा के रखेंगे, इस समय प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नई रैली जब 6 महीने बाद बनेगी तो हम फिर बाई दे देंगे। अगले 6 महीने क्या करना है, अगर प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो खाली तो आप बैठ नहीं पाएंगे,
रोज की खुली तो मची रहेगी, क्या करना है इस समय आपको फोकस करना चाहिए आईटी शेयर पे, लार्ज कैप आईटी या आईटी 20 पे फोकस कीजिए, या सबसे बेटर है बैंकिंग स्टॉक चल रहे हैं, इंडिविजुअल इधर उधर बैंक उठाने की जगह सीधा सीधा बैंक बीज ही उठा लीजिए, अगले 6 महीने इन दो में काम कीजिए, तब तक मेटल कूल ऑफ होके नई तेजी के लिए तैयार हो जाएगा, तो वहां छोड़ के फिर यहाँ आ जाएंगे। तो सेक्टर रोटेशन और चर्निंग जो एफआईआई या हेज फंड या म्यूचुअल फंड करते हैं वही आपको भी करना है। मेटल खत्म हुआ है, इसकी कंसोलिडेशन का वेट कीजिए, तब तक आईटी और बैंकिंग में एंजॉय कीजिए, फिर 6 महीने बाद मेटल में फिर आ जाएंगे हम। ठीक है। दादा ये बताएं प्रशांत भाई कि ये एफएम की एक स्टेटमेंट मतलब एक खबर आ रही है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये बैंकिंग गवर्नेंस बिल परसों बजट में ला सकती हैं। क्या मायने होंगे इस बिल के सर? सर बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर्स में रिफॉर्मिंग एक्शंस प्लस कंसोलिडेशन करने की कोशिश बहुत दिनों से बात चल रही है। आई थिंक उसके ऊपर ही कुछ रहेगा ये चीज के लिए। आई थिंक पीएसयू बैंक्स पे यही रीजन से ऑलमोस्ट ऑलरेडी एक पॉजिटिव मोमेंटम आना चालू हो चुका है, डिस्पाइट मार्केट्स ने लास्ट 10 दिनों में इतना पिटाई हुई है। बट आप देखोगे एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या इंडियन बैंक हो, ये सब चीजें बहुत स्ट्रांगली ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक there is something which is going to support the whole PSU banking sector with this transformation bill. तो डिटेल में तो वेट एंड वॉच ही करना है, बट आई एम वेरी मच पॉजिटिव फॉर द पीएसयू सेक्टर। ठीक है। सुशील जी का सवाल है, अंशुल भाई वारी एनर्जी इन्होंने एंट्री लेवल है इनका 2720 का और इन्होंने टारगेट रखा था 2990 2 से 3 वीक का। बोले हैं कि एक तो इस पर अपना व्यू दे दीजिए, ये ठीक सोच रहे हैं क्या 2990 का टारगेट? अंशुल भाई प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी वारी एनर्जी आपको याद होगा रिजल्ट के अगले दिन गैप अप खुला था टिकर पैटर्न के साथ, जो हमने डिस्कस भी किया था कि 2530 के नीचे बड़ी रेड कैंडल के साथ क्लोज हुआ है और सीधा गैप उसके हाई के ऊपर और ब्रेकडाउन पॉइंट के ऊपर आया है। तो 2530 से इमीडिएट रेजिस्टेंस 2828 है, वहां तक जा सकता है, ऑलमोस्ट आ गया है, पहुंचेगा 2828 भी पहुंचेगा। 50 डे मूविंग एवरेज 2876 है, वहां तक भी पहुंचेगा। वहां पे जाके बहुत कॉशियस होना पड़ेगा क्योंकि वहां से पुल बैक की क्वालिटी डिसाइड करेगी कि ये फिर 3116 जाएगा या पुल बैक में तोड़ते हुए 2530 तोड़ देगा और नए लो बनाएगा। तो फिलहाल 50 डे मूविंग एवरेज तक तो जा रहा है 2828 2878, उस जोन में जाके हम रिव्यू करेंगे, पहले वहां पहुंच जाने दीजिए, फिर पुल बैक की क्वालिटी बताएगी कि क्या करना है। ठीक है। एक आपने अंशुल भाई शेयर बताया था MTR टेक, इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया इन्होंने, ये पूछ रहे हैं कि अभी री एंटर कहाँ करना है? एमटीआर टेक तो आज हम भी टारगेट हुआ ना जी, प्रॉफिट बुक डाल दियो। एमटीआर हमारा सर टारगेट डन हो चुका है, हमने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लिया है, बट एमटीआर टेक में ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आज बन रहा है 440% वॉल्यूम राइज से 2.2 मिलियन का वॉल्यूम है। बट अभी मैं रुकूंगा, अभी मैं वेट करूंगा नए ट्रेड के लिए। पुराना अगर हमारे कहने पे लिया है या आप अपने मर्जी से लिया है, दोनों केस में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वीकली पे मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है, 2-3 हफ्ते अगर टाइट रेंज बनती है तो दोबारा बाई बनेगा। एक्टिव वॉच लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे है, बट एक रेस खत्म की है, तो अब इंतजार कीजिए कि केला खा के पानी पी के रेस्ट करके जब दूसरी रेस दौड़ना चालू करेगा तो हम भी आ जाएंगे साथ में दौड़ने के लिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं शंकर जी, शंकर भाई गुड मॉर्निंग, बोल रहे हैं कि सर मेरा सवाल नहीं लिया जा रहा, सुपर चैट पे ही भेजा। अरे भाई हमारे प्रोड्यूसर साहब ये सुपर चैट मुझे तो दिखा नहीं रहा पता नहीं कुछ दिन से, और सुपर चैट का जो सवाल आता है प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ गई है, सुपर चैट नहीं दिखाई दे रही है आजकल जो ये चैट आती है। ठीक है, पर मैं सवाल ले रहा हूँ शंकर भाई आपका, बेलराइज और अनंतराज में कोई मूव आ रहा है या नहीं? प्रशांत भाई देखना जरा बेलराइज और अनंतराज, इसमें क्या मूव कुछ लग रहा है आपको? बेलराइज वुड बी सुटेबल मूव, स्ट्रांग मूव एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ टेक्निकल सेटअप पे हो, और आई थिंक अर्निंग सेटअप में भी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। जिस तरीके से अभी तक नंबर्स आए नहीं है, आई थिंक नंबर्स जो आएंगे इट विल बी सरप्राइजिंग। मेरे हिसाब से अच्छा खासा एबिटा मार्जिन राइज होना चाहिए 200-300 बेसिस पॉइंट के आसपास। अगर माय एक्सपेक्टेशंस आर राइट, आई थिंक द स्टॉक कैन गो टू 180-185। तो ही इज राइट, अगर पोजीशन नहीं है तो ये लेवल पे पोजीशन खड़ा करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बुलिश है। वी हैव एक्टिव कवरेज इन बेलराइज, तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक।
एक अनंतराज भी था, प्रशांत भाई, अनंतराज पे क्या करना है? अनंतराज आई थिंक थोड़ा कंसर्न है मुझे अभी भी, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेटअप बना नहीं है, नंबर्स भी कुछ खास नहीं है, ऑलमोस्ट बिलो व्हाट हैव दे बीन परफॉर्मिंग, स्टेबल रिटर्न आया हुआ है तो नॉट सो स्ट्रॉन्ग, जब तक ये इनका डाटा सेंटर के अंदर जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो उससे कुछ अगर आरओआई प्रॉफिटेबिलिटी पे आना चालू नहीं होगा, आई थिंक इट विल कम इन 6 months to 12 months करेंटली, जिस तरीके से मैनेजमेंट ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया था, तब तक शायद ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, 500 के आसपास ही ट्रेड होने वाला है, तो बेटर टू अवॉइड दिस राइट नाउ, बट अवॉइड मतलब मैं सेल नहीं बोल रहा हूँ, फोकस मोर ऑन बेल राइज। वेदांता भी काफ़ी चला है और आज 6% नीचे आ गया है, रिजल्ट अच्छे आए हैं, 61% का प्रॉफिट जंप, लेकिन बात वही, अब प्रॉब्लम आ गई है आउटलुक पर, क्योंकि ये प्राइस पहले चल गया शेयरों का, अब रिजल्ट बाद में आ रहे हैं, क्योंकि जो अच्छा हुआ था इस क्वार्टर में वो अब जाकर दिख रहा है, लेकिन मार्केट स्मार्ट होता है, मार्केट पहले ही वो चीज़ें देख लेता है, भांप लेता है कि कॉपर बढ़ रहा था, एल्युमिनियम बढ़ रहा था, और वेदांता का स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में, तो चांदी भी बढ़ रही थी, जिंक भी बढ़ रहा था, तो उन सब का कंसोलिडेशन इम्फैक्ट वेदांता पर दिख रहा था, पहले ही शेयर को चला दिया। प्रशांत भाई, ये जो चलाया है और अब जो गिराने की प्रक्रिया शुरू हुई है, आपको लग रहा है Q1 जो Q3 के रिजल्ट आए हैं, माफ़ कीजिएगा, Q3 के रिजल्ट तो शानदार आए, लेकिन Q4 में कुछ बड़ा गड़बड़ हो सकता है अगर मेटल प्राइस थोड़े से भी यहाँ से यू टर्न मार गए तो? ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि ऑल मेटल्स आर एट द पीक लेवल्स, यहाँ से अपसाइड का जो आउटलुक है बहुत ही म्यूटेड टू पॉजिटिव लेवल रहेगा, जिस तरीके से लास्ट 6 महीने में मेटल में एक्शन आ चुका है, एंड वेदांता के पास क्या 2-3 ट्रिगर थे, एक तो डीमर्जर का भी अच्छा एक मोमेंटम बन रहा था, साइमल्टेनियसली मेटल ने अच्छा खासा मूव किया, और इनके पास जो मेटल्स थे उन्होंने ऑलमोस्ट लाइक 100% मोमेंटम आ चुका है, टेक इट ऑल द एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, इवन आयरन हो, गैस में भी अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है, तो आई थिंक डीमर्जर स्टोरी प्ले आउट हो चुका है, मेटल का एडवांटेज मिल चुका है, और जो नंबर्स आए आई थिंक इट इज बेस्ट अमॉन्ग द लास्ट 10 क्वार्टर्स, अगर देखोगे Q1 Q2 का प्रॉफिट अगर जोड़ते हो तो शायद Q3 का नंबर आ जाता है, तो ओवरऑल यहाँ से आउटलुक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होना थोड़ा सा म्यूटेड टू अपसाइड लिमिटेड के हिसाब से आउटलुक बनता है, तो शायद ये प्रॉफिट बुकिंग जोन यहाँ पे बन चुका है, और जिस तरीके से मैं बता रहा था आपको कोटक में कि जब भी कोई बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन होता है, अच्छा खासा मोमेंटम आ जाता है, तो कॉर्पोरेट एक्शन होने से पहले आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड गेट आउट ऑफ दिस बिजनेस, आई थिंक 700-720 राइट लेवल, फुल्ली स्ट्रेच वैल्यूएशन, यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, एक बार इसको डिमर्जर होने दो, जो 4-5 कंपनी बनने हैं उसको बनने दो, उसको लिस्ट होने दो, उसके बाद एक एक करके चूज करके उसको हम लोग एक्सपोजर ले सकते हैं। अंशुल भाई, बाकी मेटल कंपनियां जैसे जो बहुत सुपर नॉर्मल चली हैं, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, नालको, इनमें कोई आपको लग रहा है कि मतलब ये लेवल टूटा तो बिल्कुल खत्म है, मतलब उसके बाद कहानी बिल्कुल पलट जाएगी, कोई लेवल है इन सभी शेयरों के? वेदांता में 699 743 है, जिसके नीचे क्लोजिंग पे 50 डे मूविंग एवरेज 608 रुपए खुलेगा। हिंद जिंक पे 690 रुपए था, जिसके नीचे आज खुला ही ओपन हाई के साथ है, तो खुलते ही में बेच देना चाहिए था। इस पे भी 50 डे मूविंग एवरेज 604 रुपए पे है। हिंद कॉपर अकेला बचा है जो 699 का लेवल प्रोटेक्ट करे बैठा है, 699 के नीचे क्लोज पे, इसमें भी 50 डे मूविंग एवरेज खुल जाएगा, 495 पे है 50 डे मूविंग एवरेज। अरे एक चीज देख, इतना अति उत्साही, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि अति उत्साह ना हमेशा नुकसानदायक होता है, हमेशा अति उत्साह में फंसते हैं लोग, फिर मार्केट को दोष देते हैं कि ऑपरेटर ने ट्रैप कर दिया, फलाने ने ट्रैप कर लिया, ढिकाने ने ट्रैप कर लिया। अभी सोने चांदी में अति उत्साह में आप जाके बैठे हैं, खाली आप ये देखो, मेरी स्क्रीन अगर आपको दिख रही है, ये वीकली चार्ट है, ये क्लोज प्राइस है, यहाँ लाल लाइन है, ये 10 वीक मूविंग एवरेज है, ये 20 वीक मूविंग एवरेज है, ये 50 वीक मूविंग एवरेज है। 50 वीक मूविंग एवरेज से ये एयर देखो चांदी के बीच में $53 पे छूटा हुआ है, $120 पे खड़ा है, 100% ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछो क्या करना है, मैं एक ही चीज बोलूंगा, बेच के भाग जाओ। अगर इसको ऊपर जाना भी है तो ये इस तरीके से साइडवेज जाएगा मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए। आप बोलोगे प्रूफ क्या है, मैं यहाँ प्रूफ दिखा दे रहा हूँ। मूविंग एवरेज से दूरी, ये 4-5 हफ्ते साइडवेज गया, जब तक मूविंग एवरेज कैचअप नहीं हुआ ये रैली नहीं डेवलप हुई। फिर मैं आपको वापस
इतिहास नहीं पढ़ा, इसीलिए फिर 1000 साल की गुलामी मिली। फिर इतिहास नहीं पढ़ेंगे, फिर 1000 साल की गुलामी। 2011, ये कितना डिफरेंस है? ये 40 रुपए 38 रुपए पे है, ये पड़ा है 57 रुपए पे। ऑलमोस्ट 60-70% दूर है। अभी तो हम 100% दूर है, 60-70% दूर है। एक ही हफ्ते में 21% चांदी में करेक्शन, और उसके बाद आप खींचो कितने साल लग गए इस हाई को रिक्लेम करने में। 2011 का हाई जाके 2011 का हाई जाके रिक्लेम हुआ दिसंबर 2025 में। कितने साल लग गए? तो मैं कोई भी चीज मुझे लगता है पे नहीं बोलता हूं, 753 हफ्ते लग गए। क्या यहां से आप 753 हफ्ते वेट कर सकते हैं? हो सकता है मैं गलत हूं, बट इतिहास क्या बोल रहा है? इतिहास तो यही बोल रहा है ना, जब भी ये मूविंग एवरेज से दूरी अगर बढ़ती है वीकली चार्ट पे, ये बढ़ी, यहाँ पे ये इस पीरियड को वापस पढ़ लीजिए, ये आया करेक्शन। तो अगर फिर वही चीज ना, इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप इतिहास बन के रह जाएंगे। तो अब मूविंग एवरेज से इतनी दूरी हो गई है। सेम इज विद हिंद जिंक, खुला चार्ट उनके लिए था। हिंद जिंक अब एटीआर एक्सटेंशन आ चुका है, यहाँ पे आया था कि नहीं? यहाँ पे आया था कि नहीं? ये हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे आया कि नहीं? फिर ये हो सकता है कि नहीं? ये सवाल अपने आप से पूछिए ना, मुझसे मत पूछिए। चार्ट खोलिए, पढ़िए और अपने आप से पूछिए, ये एक्सटेंशन यहाँ पे आया कि नहीं? ये एक्सटेंशन यहाँ पे बना कि नहीं? ये मूविंग एवरेज से दूरी आई कि नहीं? फिर ये हुआ कि नहीं? यहाँ पे मूविंग एवरेज से दूरी बनी कि नहीं? ये हुआ कि नहीं? फिर यहाँ पे आइए, मूविंग एवरेज से दूरी आई कि नहीं? फिर आई, अगर आई तो फिर ये हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कितनी है? 90% है। तो अब क्यों वहां पे लॉन्ग रहना जब आपको सेलिंग दिख रही? वेदांता, मूविंग एवरेज से दूरी, ये करेक्शन आया, मूविंग एवरेज से फिर दूरी, पहला ये करेक्शन आया, दूसरा मूविंग एवरेज से दूरी, ये कंसोलिडेशन आया। नहीं भी अगर करेक्शन आएगा तो कंसोलिडेशन आएगा, नहीं करेक्शन आया तो कंसोलिडेशन में मूविंग एवरेज कैचअप करेगा, नहीं करेक्शन आएगा। दोनों केस में पैसा नहीं बन रहा है। तो बार बार इसीलिए बोल रहा हूं, मेटल बेच के 6 महीने के लिए अलग हो जाओ, या तो करेक्शन आएगा या कंसोलिडेशन आएगा। तो फिर वही चीज ना, इतिहास पढ़िए। नहीं पढ़ेंगे चार्ट तो वापस इतिहास बनते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इतिहास बनने से बेहतर है पढ़ लेना। प्रशांत भाई, एक चीज़ और, एक जगह पर लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा था, वो था रेलवे का और डिफेंस का। आपसे आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगा कि ये जो रेलवे और डिफेंस शेयर हैं, चूंकि अब बजट के बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं, कोई ऐसा शेयर है जो आपकी रडार पर है कि चलो इसे ले सकते हैं, ये ठीक है? देखो, बजट के नाम पे तो मैं कोई शेयर बोलूंगा नहीं। डिफेंस में शायद हो सकता है, बट रेलवे में तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत बार ये आउट ऑफ द बजट जाके बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं। अगर देखो, महीने भर पहले देखोगे तो 80,000 करोड़ के आसपास रेलवे में प्राइवेटाइजेशन या अपग्रेडेशन के हिसाब से अनाउंसमेंट किए थे। अगर फिर भी किसी को लेना है नॉट एज ए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, मुझे तो 2 शेयर लेना चाहिए जहां पे मैक्सिमम जो कैपेक्स रेलवे में होने वाला है वो इसमें इन दोनों कंपनी में कवर हो जाएगा। एक तो आरवीएनएल, सेकंड वुड बी आईआरएफसी। ये दोनों स्टॉक पे फोकस करना चाहिए, जहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के हिसाब से आरवीएनएल में एक्शन में आ जाएगा, और जिस तरीके से रेलवे फंडिंग केस में आईआरएफसी बिजनेस मॉडल में आ जाएगा। तो आई थिंक ये 2 स्टॉक्स को फोकस करना चाहिए। और अगर बट डिफेंस में फोकस करना चाहिए, आई थिंक वहां पे HAL should be one stock one should focus more on, BDL can be second stock one should focus more on, और BEL can be third stock one should focus on, but not only for budget में शायद 5-10% ऊपर 5% नीचे, बिकॉज इट्स ए होप ट्रेड राइट नाउ। आज लास्ट दिन है, वो होप से लेना चाहिए जहां पे कुछ ना कुछ तो अच्छा अनाउंसमेंट आएगा। अगर जिस तरीके से लास्ट टाइम बजट में एलोकेशन किया था उसको अगर 5-10% नहीं एलोकेशन बढ़ा देते हैं, बट ये जो 2 सेक्टर है इसमें आउट ऑफ द बजट पूरे साल में गवर्नमेंट बहुत सारे अनाउंसमेंट करेंगे, और जो एक्चुअल मोमेंटम आना है वो टाइम पे आएगा। तो आई थिंक ट्रेडिंग हिसाब से तो नहीं, एज ए पोर्टफोलियो BDL, HAL, BEL डिफेंस में ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्रशांत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन सर। डिस्क्लेमर दे दीजिए जी। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये है कि जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे मैंने अपने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को भी रिकमेंड किए रहेंगे, तो सिमिलर काइंड ऑफ रिस्क आपको भी कैरी करना है, और एज पर योर रिस्क एबिलिटी आपको ट्रेड करना है। पर्सनल पोर्टफोलियो में तो कोई शेयर है नहीं है, आई एम ए टोटली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर।